तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो लोग नए आए हैं तो उनको भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में दो किस्म की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। अब हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हम तभी खरीद पाते हैं जब हमें लोन मिलता है। गाड़ी खरीदनी हो, घर बनाना हो, है ना। तो हमारे लाइफ के बहुत सारे खर्चे इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि हमें टाइम पे लोन मिल जाता है। हमें से कितने लोग गाड़ी एक साथ पेमेंट देके खरीद सकते हैं? हमें से कितने लोग 30-40 लाख जमा करने के बाद घर बनाते हैं? पहले लोन लेते हैं, उसके बाद ईएमआई पे करते रहते हैं, है ना। तो अब लोन लेते कहां से? हम बैंक से। अब बैंक्स जो हैं, बैंक्स दरअसल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बैंक्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि किसको लोन जरूरत है, उनको ये लगता है कि रीपे कौन कर पाएगा, उसी को देते हैं। साथ ही साथ बैंक से लोन लेने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपकी सैलरी स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमी में लोगों को लोन मिलना आसान होना चाहिए ताकि हर इंसान चीजें खरीद सके, बेसिक नेसेसिटीज भी, और गाड़ी और घर और ये सब चीजें भी। अगर सिर्फ बैंक्स पे छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मनमर्जी से चलेंगे। कंट्री को, देश को, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि आम से आम इंसान तक भी पैसा पहुंच पाए। एक तो इसमें उस इंसान का भी फायदा है, उसको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा मिल गया तो उसने गाड़ी खरीद ली तो उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो गया। उसको घर बनाने के लिए पैसा मिल गया तो उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो गया। साथ ही साथ उन लोगों का भी फायदा है जिनसे हम खरीदते हैं। अब गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी का भी फायदा, घर बना रहे हैं तो सीमेंट खरीद रहे हैं, बनाने वाले का भी फायदा, रेत वगैरह वाले का भी फायदा, ब्रिक्स बनाने वाले का भी फायदा, जो मजदूर है वहां जिनको एम्प्लॉय करेंगे उनका भी फायदा। तो जो लोन दे के चीजें लेना, इससे जो जो लोन ले रहा है उसका भी फायदा, बैंक का भी फायदा क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, और लोन जिस चीज पे हम खर्चा कर रहे हैं उसका भी फायदा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा होता है जो लोन के जरिए मिलता है। इससे हमारी देश को बड़े फायदे होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंडिया की भी बात कर लो, कंट्री की भी बात कर लो, कंट्री के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें लोन के बगैर नहीं चल सकती। जैसे मेट्रो है, हमने जापान से लोन असिस्टेंट उठा के मेट्रो बनाया। अब अगर खुद वेट करते कि हमारे पास मेट्रो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तब हम खुद अपना मेट्रो बनाएंगे, तो अभी मेट्रो को इस साल 25 साल नहीं हो रहे होते। साल 2000 से मेट्रो शुरू हुई है, आज 25 साल हो चुके मेट्रो को, और कितना फैल गया उसका नेटवर्क, कितना फायदा हुआ उसे ट्रेवल का। वो इंसान जो नॉर्थ दिल्ली में रहता है, वो आज की डेट में नॉर्थ दिल्ली से ट्रेवल करके सीधे गुड़गांव में जॉब करके शाम को वापस घर आ सकता है। 1.5 घंटे का ट्रेवल है। वो क्यों पॉसिबल हो पाया? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन पाया? क्योंकि कंट्री ने लोन उठाया। इतने बड़े बड़े रोड, रेलवे, टनल्स बन रहे हैं, तो वो कैसे बन पा रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं लोन उठा के, है ना। तो ये लोन उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लोन उठा के कंट्री का भी फायदा उठाता है और लोगों का भी होता है। अब जो लोन है, लोन का जो पैसा है, ये कहां से आता है? बैंक से। बैंक्स को मैनेज करना, बैंक्स को रेगुलेट करना कि कितना पैसा आपको मार्केट में लोन देना चाहिए, इस पॉलिसी को आप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बैंक से कितना पैसा, कितना मनी मार्केट में जाए, उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर पैसा कम हो तो ना तो हम कुछ खरीद पाएंगे, ना ही कंपनियां कुछ बेच पाएंगी, कंपनियों का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। पैसा बहुत ज्यादा चला जाए तो हर इंसान के हाथ में पैसा है, हर बंदा खरीदना चाह रहा है, उससे महंगाई हो जाती है। तो ना तो महंगाई हो कि इतना पैसा हो जाए कि महंगाई हो जाए, ना तो इतना कम हो जाए कि लोग खरीद ना पाए। इसके बैलेंस को मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। तो इट्स अ पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट में भी कौन? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में बैंक के ऊपर ध्यान रखने के लिए रखा गया है एक सेंट्रल बैंक, में जिसको हमारे देश में आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी देशों में अलग अलग नाम है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है, किसी किसी पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान बैंक है, जो भी है। तो हमारे देश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द पॉलिसी, इट इज द पॉलिसी via which, it is the policy via which
central bank of a country, the policy via which central bank of a country is a policy via which central bank of a country controls the money supply in an economy. It is a policy via which central bank of the country controls the money supply in the economy. The policy via which central bank of a country controls the money supply of an economy. अब ध्यान से देखो, इकोनॉमी में आम लोग, हम और आप, हमको कहा जाता है हाउस होल्ड। क्या कहा जाता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लोग, आम लोग। आम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है? रोटी, कपड़ा और मकान। घर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, साथ में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट वगैरह। फिर होते हैं फर्म्स। ये फर्म्स वो हैं जो ये चीजें बना रही हैं, जो खाना पीना बेच रहे हैं, जो घर बनाने की चीजें बेच रहे हैं, जो कपड़े बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हैं, वो फर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कोचिंग सर्विसेज के लिए आए, तो विंग्स एक उड़ान फर्म वो सर्विसेज क्रिएट कर रहा है, तो आप यहाँ के एडमिशन ले रहे हैं। इस तरीके से आप घर के लिए लेते हो, फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल लेते हो, चावल कोई बना रहा है अपने खेत में, उसके बाद वो कंपनी बेच रही है उसको, है ना? तो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करते हैं। फिर बीच में आते हैं बैंक्स। हाउस होल्ड देते हैं पैसा फर्म्स को, क्या करते हैं? इनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। और फर्म्स इन्हीं हाउस होल्ड में से लोगों को हायर भी करती हैं। हम ही में से तो फर्म में लोग काम करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, इन्हीं जगहों में से तो लोग काम करेंगे ना। तो हाउस होल्ड को फर्म सैलरी देती है, इन्हीं लोगों में हायर करके अपने एम्प्लॉय रखती है। जब लोगों के अकाउंट में सैलरी आती है तो वो कहां जाती है? बैंक में। सैलरी बैंक में जाती है। और कभी कभी हम बैंक से लोन भी लेते हैं। ये मैं जो एरो दिखा रहा हूं पैसे की मूवमेंट है। हमने पैसा दिया गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए, फर्म हाउस होल्ड में से लोगों को हायर कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में सैलरी है तो हम बैंक में डाल रहे हैं, और कभी कभी बैंक से हम लोन भी ले रहे हैं। और क्या फर्म्स भी बैंक से लोन लेती हैं? और फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो कहां जाता है? बैंक में। इनका भी तो अकाउंट होता है। इस तरीके से पैसा मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है? फर्म्स के लिए लोन उठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्म्स को लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। जब वो लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं इनको, तब ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों को हायर करते हैं, और ये साइकिल चलता है। मान लो अगर बैंक ने लोन देना बंद कर दिया फर्म्स को, तो क्या फर्म्स प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं। अगर फर्म्स प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रहे तो हायर कहां करेंगे? अगर वो हायर नहीं कर रहे, इन लोगों के पास पैसे ही नहीं, तो खरीदेंगे क्या ये? अगर उनको हायर ही नहीं किया तो सैलरी कहां अकाउंट में डालेंगे? और अगर इन लोगों के पास बैंक ने लोन नहीं दिया, ये प्रॉफिट ही नहीं कमा पाए, तो बैंक को देंगे क्या वापस? इनके पास भी सैलरी, तो ये क्या देंगे? यानी अगर बैंक लोन देना बंद कर दे तो सारा काम ठप हो जाएगा। तो अब देखो बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? इस तरीके से साइकिल चलता है। साइकिल बना ली सबने? अपनी बनाया, बनाओ उसको दोबारा से। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं, क्या वो कमेंट कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है आपको सब कुछ? मुनीब, नवदीप, गौरव, सुरेश, मनप्रीत, फयाज, वसीम, रोहित, शाहिद, सुनाई दे रहा है आप सब लोगों को?
चलो बढ़िया है। मनप्रीत, मुनीब, हिलाल, वसीम, शाहिद, शकील, थैंक यू, आप सबने रिप्लाई कर दिया। ये बना लिया सबने? तो ये आ गया पैसे की मूवमेंट। अगर बैंक ने पैसे देना बंद कर दिए, सब की सब मूवमेंट रुक जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको बैंक कितना इंपॉर्टेंट है ना? और बैंक जब पैसे देता है तो उसको भी फायदा है। बैंक पैसे नहीं देता, बैंक को भी नुकसान और फर्म्स को भी नुकसान। ठीक है ना? तो अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये यही पॉलिसी है कि आरबीआई बैंक्स को गाइड करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है कि वो कितना पैसा मार्केट में दें। कैसे करता है? क्योंकि आरबीआई बैंक का बैंक है। जैसे हमको जब पैसे चाहिए होते हैं तो हम एसबीआई के पास जाते हैं, पीएनबी के पास जाते हैं। तो बैंक्स को पैसा चाहिए होता है, वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। चलो मालूम मैं आरबीआई हूं, आप सब लोग बैंक्स हैं। अब अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं लेट्स से 10%, तो आप कस्टमर को कम से कम 12% पे दोगे प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर मैं ही आपको लोन 5% को दूंगा तो आप 5-6% में कर दोगे। यानी अगर मैं आपको सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दूं तो आप भी कस्टमर को सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दोगे। जब इंटरेस्ट सस्ता होगा तो लोन ज्यादा जाएगा कि कम? आपको सस्ते दामों पे लोन मिल रहा है तो ज्यादा आएगा कि कम? और अगर मैं ही महंगे दाम पे आपको लोन दूं तो लोगों को तो और भी महंगा लगाओगे आप, तो लोन ज्यादा जाएगा कि कम? महंगे दामों पे लोन कम जाता है, सस्ते दामों पे लोन ज्यादा जाता है। इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई बैंक्स को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के अंडर पैसा देता है। जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए तो वो अपने लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो बैंक्स को भी मजबूरन बढ़ाने पड़ते हैं। जब आरबीआई चाहता है कि बैंक से लोन ज्यादा जाएं तो वो बैंक्स को सस्ते दामों पे लोन दे देता है, तो बैंक्स भी आगे सस्ते दामों पे लोन देते हैं, पैसा बढ़ जाता है मार्केट। और भी बड़े सारे तरीके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो और कब आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो। ठीक है? तो दो किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कंट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है एक्सपैंड करना, पैसे को एक्सपैंड करना, ज्यादा पैसे देना। ज्यादा पैसे कब आ जाएंगे? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा कि ज्यादा? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन सस्ता होगा, पैसा ज्यादा जाएगा। यानी एक्सपेंशनरी का मतलब इंटरेस्ट रेट कम, चीपर लोन्स, चीपर लोन्स। ऐसा कब करता है ये? जब देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी खराब चल रही हो, लोगों के पास नौकरी नहीं हो, कोविड जैसी सिचुएशन हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो या कम हो। व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस। जब इंटरेस्ट रेट कम, लोन चीपर, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा, है ना? और जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा हो, मार्केट में ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो आरबीआई पैसे की सप्लाई को कम करना चाहता है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा कम होता है, लोग कम खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। और जब मार्केट में खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं, चीजें बिकती नहीं है, तो बेचने वाले अपने रेट कम कर देते हैं। समझ गए बात को? तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएं, यानी लोन एक्सपेंसिव हो जाए, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। ऐसी पॉलिसी को कंट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं।
और जनरली ये पॉलिसी तब फॉलो की जाती है जब मार्केट में महंगाई बहुत होती है, इन्फ्लेशन बहुत होती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि पैसा सस्ता मिल रहा है तो चीप मनी, इसको चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। और कंट्रैक्शनरी को डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं, पैसा बहुत अजीज है, हम नहीं देंगे, डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, डियर मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डोविश स्टैंस भी कहते हैं। डोविश, डव समझ लो, डव। डव एक परिंदा है जिसको पीस का प्रतीक माना जाता है। डोविश स्टैंस, कहा जाता है कि सरकार डोविश स्टैंस फॉलो कर रही है। डोविश मतलब शरीफ सा, अच्छा, प्यारा परिंदा, कि हाँ दे दो पैसे यार, आराम से दे दो। और इसको हॉकिश, हॉक जो खूंखार होता है बड़ा, तो हॉकिश स्टांस भी कहते हैं। न्यूज में आता है द आरबीआई इज फॉलोइंग अ हॉकिश स्टैंस, खूंखार कि पैसे नहीं देने हैं। शाहिद समझ में आ गया हॉकिश स्टैंस क्या होती है? कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आरबीआई पैसे की सप्लाई को रोकता है। दो किस्म से रोकता है, एक तो क्वांटिटेटिवली, एक क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब कितना पैसा जाए, कितने हजार करोड़, बस इतनी बात। इस साल भारत देश वर्ष में कितना पैसा जाना चाहिए। दूसरा होता है किस किस सेक्टर में कितना कितना जाए, एग्रीकल्चर में कितना जाए, बिजनेस को कितना मिले, एजुकेशन में कितना जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना जाए। यानी जब हम बात करते हैं सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी की, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम बात करते हैं किस किस सेक्टर में कितना पैसा जाए, तो कहते हैं क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो किस्म के टूल हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स, एक है क्वांटिटेटिव टूल, और एक है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल डिसाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना पैसा, बस इतनी बात। और ये बात करता है डायरेक्शन, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कितना, एमएसएमई में कितना, बिजनेस में कितना, ये सब जगह पे, है ना। दिस डिसाइड्स एज डायरेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करते हैं ये क्वांटिटेटिव टूल हैं कौन कौन से। इसमें हम बहुत सारे इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे जिसके अंडर आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। जब उस इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। जब उन इंटरेस्ट रेट को आरबीआई घटाएगा, मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला क्वांटिटेटिव टूल, नंबर वन, बैंक रेट।
बैंक रेट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उनमें से एक वो है जो लॉन्ग टर्म वाला है, वो है बैंक रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई lends money to the banks for long term. It is the rate of interest at which RBI lends money to the banks for long term. It is the rate of interest at which RBI lends money to the banks for long term. अब ये बताइए, बैंक रेट अगर हाई है तो मनी सप्लाई, एमएस क्या है, मनी सप्लाई क्या होगा, लो की हाई। बैंक रेट अगर हाई है, मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, कम। एमएस मतलब मनी सप्लाई है। और अगर बैंक रेट कम हो जाए तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, हाई। हाँ जी, ऑनलाइन वालों सबको समझ में आया ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव, शकील, गौरव, रोहित, फयाज, सुरेश, समझ में आया कि किस तरीके से बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक रेट के बढ़ने का मतलब आरबीआई बैंक्स को महंगे दामों पे लोन देगा। अगर बैंक्स को महंगे दामों पे लोन मिलेगा, वो लोगों को महंगे दामों पे लोन देंगे। लोगों को महंगे दामों पे लोन मिलेगा तो वो लेंगे ही नहीं, कम लेंगे। इसी तरीके से जब बैंक रेट कम कर दिया जाएगा तो यानी आरबीआई बैंक्स को कम दामों पे लोन दे रहा है, यानी बैंक भी आगे लोगों को कम दामों पे लोन देंगे, बैंक्स में लोन बढ़ जाएंगे, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। दूसरा है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें 3-4 किस्म के अलग अलग इंटरेस्ट रेट आते हैं। एक आता है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, जिस तरीके से बैंक रेट है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, सेम बिल्कुल बैंक रेट की तरह। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए मिलता था, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में लॉन्ग टर्म का मतलब साल और साल से ज्यादा। बैंक में लॉन्ग टर्म का मतलब साल से ज्यादा। जब भी साल से ज्यादा के वक्त के लिए लोन लेना है तो बैंक रेट में मिलेगा, लेकिन आज की डेट में बैंक रेट जो है डोरमेंट है, यानी आज की डेट में आरबीआई किसी को भी बैंक रेट पे पैसा नहीं दे रही। तो क्या है ये, डोरमेंट। आज की डेट में आपको पैसा लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा और वो है रेपो रेट। लिखिए, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, it is the rate of interest at which RBI lends money to the banks for short term. It is the rate of interest at which RBI lends money to the banks for short term. फर्क क्या आ गया इसमें और इसमें, वो लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। एक और फर्क है, बैंक में जब भी आप कुछ लोन लेने मांगते हो बैंक वाले बोलते हैं ना क्या क्या गिरवी रखोगे, किसी के अगेंस्ट मिलता है, तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में उसको कोलैटरल बोलते हैं। कोलैटरल क्या है आपके पास, हाँ जी मैं लोन चाहिए, कोलैटरल क्या है, गिरवी क्या रखोगे। गोल्ड लोन में गोल्ड को रखते हैं, मॉर्गेज में आप जमीन को रखते हो, या अगर सरकारी मुलाजिम हो तो फिर सरकार आपकी गारंटी ले रही है ना। तो रेपो रेट में भी आपको कोलैटरल रखना पड़ता है। आरबीआई आपको पैसे तब देगी जब आप आरबीआई को बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी दोगे। अब गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी क्या होता है मैं समझाता हूं, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन लिखना है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को, बैंक बदले में क्या दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
बना लो। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या चीज है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पीस ऑफ पेपर है। मान लो आप कहते सर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी है, मैं कहूंगा ये लो भाई, ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पे लिखा होगा 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है? 100 रुपए आपने मुझे दिए, मैं हूं गवर्नमेंट, मैंने आपको दिए 100 रुपए के बदले में ये। मैंने कहा कि ये सिक्योरिटी 364 डेज में मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने का मतलब होगा कि 364 डेज के बाद आप मेरे पास वापस आओगे और जितने की सिक्योरिटी होगी, मान लो 100 रुपए की, वो वापस ले जाओगे पैसा और साथ में इंटरेस्ट भी कलेक्ट करोगे। क्या समझे? एक हिसाब से सरकार ने आपसे छोटा सा लोन उठा लिया। सरकार ने बोला देखो भैया ये आपको शेयर मार्केट में मिल जाएंगे, आप इसको खरीदो, अपने पास रखो, साल के बाद मैं वापस खरीद लूंगा आपसे और आपका पैसा भी वापस दे दूंगा। अब लोन उठाने का फायदा क्या है? आपने खरीदी है सिक्योरिटी, अब इनको भेज दो, ये आपको पैसे दे देंगे, उनको भेज दो, अल्टीमेटली जिसके हाथ में साल के एंड पे होगी उसी को पैसा वापस मिलेगा। यह है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो दो किस्म से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी का मतलब किसी कंपनी के शेयर ले लो, तो इक्विटी का मतलब हो गया उसके मालिक बन गए उस कंपनी के, 0.01% के मालिक, जितने परसेंट के भी शेयर लिए आपने, शेयर मतलब मालिक। लेकिन दूसरा होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आप लोन देते हो सरकार को, वो थी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो हर बैंक को कंपलसरी है, अगर उसको आरबीआई से लोन चाहिए तो पहले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे, उसके बदले में आरबीआई उसको लोन देगा। जब बैंक लोन लौटा लेगा, आरबीआई सिक्योरिटी वापस दे देगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई भी सबको? शाहिद पूछ रहे हैं अभी रेपो रेट क्या चल रहा है? रेपो रेट अभी 5.25% है एज ऑफ दिसंबर, 5 दिसंबर शायद। यानी अगर आज की डेट में कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो उसको 5.25% का इंटरेस्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस देनी पड़ती है? कोई क्लियर प्रॉब्लम इसमें? अब ऐसा भी होता है कभी कभार बैंक्स को इनसे पैसे की जरूरत ही नहीं होती, के पास अपना ही बड़ा पैसा होता है, और उस टाइम पे आरबीआई को खतरा होता है कि अगर इन लोगों ने लोन दे दिया लोगों को, फिर मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन हो सकती है। तो बैंक्स को बोलता है आरबीआई कि तुम लोगों को लोन ना दो, मेरे पास पैसा रखो अपना, मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। अब बैंक आरबीआई को जरूरत नहीं है लोन की, आरबीआई सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है कि मार्केट में पैसे दे ना दें, कहीं ये लोगों के हाथ में आया, उन्हें खर्चे करना शुरू किए, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच आरबीआई ऑफर्स टू द बैंक्स टू कीप देयर सरप्लस मनी विद आरबीआई। ये कम ही होता है, रेपो रेट अगर 5.25% होगा तो ये 5.25% से कम ही होगा, 5% होगा, 4% होगा। ये मकसद ये नहीं कि आरबीआई को पैसा चाहिए, मकसद ये कि आप लोग जो बैंक्स हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है कहीं आप मार्केट में दे ना दो, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो आरबीआई कहता है नहीं, लोगों को नहीं, तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूं। तो ये उल्टा होता है। इसमें क्या है? रिवर्स रेपो। इसमें क्या होगा? आरबीआई बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास रख देगा कुछ देर के लिए, और आरबीआई वापस में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे। तो क्या है ये? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द बैंक्स टू कीप देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई। क्यों? ताकि आप लोगों को नहीं दे दो, अगर लोगों को दे दोगे ऑलरेडी मार्केट में पैसा बहुत है, इन्फ्लेशन हो जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर रेपो रेट हाई है तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। क्यों?
जब आरबीआई ही आपको महंगे दाम पे लोन दे रहा है, तो आप भी तो कस्टमर को महंगे दाम पे लोन दोगे, तो जब लोन महंगा होगा, लोग कम लोन लेंगे, तो पैसा होगा ही नहीं मार्केट में। अगर रेपो रेट को घटा दिया तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, सस्ते दामों पे लोन मिलने लगेंगे मार्केट में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर हाई है तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि अब बैंक्स लोन लोगों को देने के बजाय आरबीआई को दे देंगे। सही है, और अगर रिवर्स रेपो रेट कम है तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे, आरबीआई सोचेगी यार लोगों को देके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो इनको क्यों देना, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, लोगों को देंगे। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब इसके बाद आ गया बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट की तरह एक और चीज इंट्रोड्यूस की आरबीआई ने, उसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट की तरह। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें क्या होगा? आरबीआई बैंक्स को से लोन उठाएगा, लोन नहीं, पैसा उससे मांगेगा, लाओ अपना पैसा मेरे पास दो, उसके बदले में एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, सरप्लस मनी इनसे मांग लेगा और कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन बदले में सिक्योरिटी नहीं देगा। आरबीआई को सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? तो बैंक्स को देने की जरूरत होती है कि भाई बैंक्स कहीं लोन वापस ना दे तो उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, लेकिन आरबीआई तो सरकार है, सरकार कहां भाग रही है पैसे लेके। तो रिवर्स रेपो रेट क्या था? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द बैंक्स टू कीप देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई, बट आरबीआई सिक्योरिटी दे रही थी उस केस में बैंक्स को, यहां पर नहीं दे रही, यहां पे सिर्फ पैसा ले लेगी बैंक से, सिक्योरिटी कुछ नहीं देगी। वन वे ट्रांजेक्शन है, यहाँ टू वे ट्रांजेक्शन था, बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को दे रहे थे, आरबीआई सिक्योरिटी दे रही थी। यहां पे बिल्कुल सेम है, आरआरआर की तरह, बैंक सरप्लस मनी दे रहे हैं बट आरबीआई कुछ दे नहीं रही है। मनप्रीत पूछ रहे हैं क्या गोल्ड लोन एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल्ड लोन में तो आपने गोल्ड रखा उनके पास, उसके बदले में पैसा दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है आपने पैसा लिया, मार्केट में गए, सिक्योरिटी खरीदी और उसको एज कोलैटरल रखा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो? यस, ये कमर्शियल बैंक्स लोन देती है आरबीआई को, मुनीब लोन नहीं देती। कमर्शियल बैंक जो हैं वो आरबीआई को लोन नहीं दे रहे। आरबीआई को लोन की क्या जरूरत? आरबीआई तो वैसे भी कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं करती है, जैसे अभी एसबीआई है, वो तो बिजनेस कंडक्ट कर रही है, आपको लोन दे रही है, आपसे इंटरेस्ट कमा रही है, तो प्रॉफिट कमा रही है। आरबीआई प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, आरबीआई तो रेगुलेटर है, आरबीआई को पैसे की जरूरत ही नहीं है, आरबीआई तो कुछ छाप भी सकता है। आरबीआई इसलिए पैसा उठा रही है ताकि मार्केट में पैसा ना चला जाए, असल में आरबीआई मार्केट से पैसा एब्सॉर्ब कर रही है। इसी तरीके से तो आरबीआई कंट्रोल करती है पैसे की सप्लाई को, मॉनेटरी पॉलिसी है ही कंट्रोल करना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? तो क्या पढ़ा हमने अभी? बैंक रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू द बैंक्स। फिर रेपो रेट, वो भी सेम, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई ऑफर्स टू बैंक्स टू कीप देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसडीएफ भी वही, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। एक और रेट होता है, उसको कहते हैं हम एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब लिक्विड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी का ही पार्ट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या कर रहा है? अगेन आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक को और सिक्योरिटी भी वसूल कर रहा है बैंक से, लेकिन ये वाला सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी, जब कुछ हाल खराब है, रेपो रेट से भी पैसा ले लिया, उसके बाद भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो फिर एमएसएफ पे लेगा। और ये इंटरेस्ट रेट
रेपो रेट से हायर होगा। अगर रेपो रेट 5.25% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25% होगा। जनरली स्पीकिंग 1% ज्यादा होता है। ये इमरजेंसी के लिए है। ये हमेशा इसके अंदर पैसे नहीं मांग सकते, हमेशा आप इसके अंदर मांग सकते हो, लेकिन कभी बड़ी मजबूरी पड़ गई, उससे भी पैसा ले लिया और पैसा चाहिए, फिर आप एमएसएफ के अंदर भी मांग सकते हो। ये हायर इंटरेस्ट रेट पे होता है। ठीक है। हाँ। हम्म। बैंक से सिक्योरिटी इसलिए लेनी पड़ती है आरबीआई को, क्योंकि बैंक डिफॉल्ट कर सकता है, बैंक का दिवालिया निकल सकता है। बैंक जैसे यस बैंक के साथ होने लगा था, लेकिन आरबीआई का दिवालिया कैसे निकलेगा? आरबीआई तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का दिवालिया कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट तो हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा ले आएगी। तो एज सच आरबीआई ने बस बोला कि यार मुझे क्या जरूरत है सिक्योरिटी देने की, तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो, मजबूरी तो है नहीं आरबीआई को, तुम दे दो लोगों को ही। तो इसलिए, ठीक है ना। तो ये बगैर लिखा मैंने, एट हायर इंटरेस्ट रेट, आईआर का मतलब इंटरेस्ट रेट, एट हायर इंटरेस्ट रेट देन रेपो रेट, 1% से ज्यादा होता है तकरीबन तकरीबन। क्या समझे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, सारे इंटरेस्ट रेट पहले, तीसरे और चौथे में आरबीआई से पैसा जा रहा है बैंक्स को। सिर्फ सॉरी, पहले और चौथे में से आरबीआई से पैसा जा रहा है बैंक्स को, दूसरे और तीसरे में बैंक से पैसा जा रहा है आरबीआई को। ये बना लिया सबने? क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट विल ऑल्सो बी लोअर देन व्हाट? रेपो रेट। एसडीएफ विल ऑल्सो बी लोअर देन रेपो रेट। ठीक है ना, नीचे से डाल दो। विल ऑलवेज बी लोअर देन रेपो रेट, यानी एमएसएफ विल ऑलवेज बी हायर देन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड एसडीएफ विल ऑलवेज बी लोअर देन रेपो रेट। ये क्यों लोअर होगा? अगेन, आरबीआई को पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपको रखना है मेरे पास रखो, नहीं रखना है ना रखो। मैं कोई लोन थोड़ा उठा रहा हूं आपसे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मार्केट में ना पैसा देकर मेरे पास दे दो, वैसे इंटरेस्ट कमा लो। मार्केट में दोगे कम से कम साल के बाद पैसा आएगा, मैं तो आपको अभी के अभी वापस दे दूंगा, 15 दिन मेरे पास रखो पैसा और ले जाओ इंटरेस्ट। समझी बात को? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब इसी के बेसिस पे, इन चार के बेसिस पे एक चीज बनती है, उसको कहते हैं एलएएफ कॉरिडोर। क्या कहते हैं? एल ए एफ, यानी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। जो मैंने आपको बताया ना कि भाई एमएसएफ विल बी हायर देन रेपो रेट एंड एसडीएफ एंड रिवर्स रेपो रेट विल बी लोअर देन रेपो रेट, उसी को बोलते हैं कॉरिडोर। यानी हमेशा सबसे टॉप पे होगा एमएसएफ, हमेशा बीच में होगा रेपो रेट, और हमेशा सबसे नीचे होगा एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसको बोलते हैं एलएएफ कॉरिडोर। बना लो।
हो गया। ये तो आगे डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट रेट। एक और तरीका होता है आरबीआई के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? अब या तो एक तो मैं आपको लोन सस्ता या महंगा देके मार्केट में मनी सप्लाई बदलवा दूं, दूसरा मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने गुल्लक रखी हुई। गुल्लक, गुल्लक समझते हो क्या होता है? आपको पता है गुल्लक क्या होता है? पिगी बैंक, जो पैसे जमा करते हैं। एक मैंने बोला मैं आरबीआई, ये मेरी गुल्लक है, और एक अपने पास गुल्लक रखो। जो भी पैसा आपके पास आता है उसमें से कुछ पैसा अपनी गुल्लक में डालो, कुछ पैसा मेरी गुल्लक में डालो हर साल। अब गुल्लक में कितना पैसा डालना है उसकी परसेंटेज फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे जो अपनी गुल्लक में डालने के लिए मैंने बोल दिया आपको, हर 100 रुपए में से 20 रुपए अपनी गुल्लक में डालने हैं आपको, ठीक है? रिजर्व करने हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए है लोन देने के लिए, या 100 करोड़ है। मैंने बोला इस 100 रुपए में से 20 रुपए आप अपनी गुल्लक में डाल दो, सेल्फ वाली गुल्लक में। पीछे कितने रहे? 80। और इस 100 रुपए में से 5 रुपए डाल दो आप सेंट्रल बैंक की गुल्लक में। पीछे कितने बच गए? 75 रुपए। यानी पहले इन गुल्लकों से पहले 75 रुपए जा रहे थे, आप पहले 100 रुपए जा रहे थे मार्केट में लोन। क्योंकि मैंने परसेंटेज फिक्स कर दी, 30% अपने पास रखो और 5% मुझे दे दो, इसको तुम खर्च नहीं सकते, ये फिक्स रहेगा, गुल्लक रहेगा, फिक्स रहेगा ये। तो आप कितना लोन दे पा रहे हो? आप 75, यानी मार्केट से 25 रुपए कम हो गए। अब अगर मैं कभी बोलूं एक काम करो यार, ये वाली गुल्लक में, अपनी वाली गुल्लक में अब तुम 25 रुपए डालना शुरू करो, ठीक है? मैंने बढ़ा दिया इसको 25 रुपए, और मेरी वाली गुल्लक में 10 रुपए डालना शुरू करो। कितना हो टोटल? 35। अब कितना लोन दे सकते हो आप? 65, यानी 10 रुपए और कम हो गए। यानी जब भी मैं ये गुल्लकों की परसेंटेज बढ़ाऊंगा, तब तब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। जब भी मैं इस गुल्लक की परसेंटेज घटाऊंगा, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। रिक्वायरमेंट दो रेशियोज हैं, दो परसेंटेजेस हैं ये। एक गुल्लक आ गई अपनी वाली, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक गुल्लक सेंट्रल बैंक की हो गई, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? लिखना है एग्जांपल के तौर पे, लिखना है कि मिटा दूं? फिर इसको भी रखते हैं इधर ही और हम आगे बढ़ते हैं। दो रेशियो बना दिए हमने, एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। तो सीआरआर उसको बोलते हैं एसएलआर। इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ एनडीटीएल। इट इज द रेशियो, एसएलआर की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। इट इज द रेशियो ऑफ एनडीटीएल which a bank has to keep with itself, which a bank has to keep with itself in the form of, it's a ratio of NDTL which a bank has to keep with itself in the form of government security, gold, the form of government security, gold and cash, the form of government security, gold or cash। सीआरआर में लिखो
It is the ratio of NDTL. It is the ratio of NDTL which a bank has to keep with central bank. It is the ratio of NDTL which a bank has to keep with central bank in the form of cash. भैया जो चीज अपने पास रखनी है वो कितने फॉर्म में रख सकते हैं हम? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड में और कैश में। और जो चीज सेंट्रल बैंक के पास रखनी है वो कैश में देना होगा, ठीक है ना। यानी एक गुल्लक, एक अकाउंट सेंट्रल बैंक में बनेगा, हर अकाउंट हर बैंक का, और कुछ पैसा अपने पास ही रहेगा हर बैंक का, उसको लोन नहीं दे सकते। अब आप मुझे बताओ, जब भी SLR हाई होगा तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? SLR हाई यानी अपने पास ज्यादा पैसा फंस जाएगा, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, बचे कितना बच्चा? कम। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। अगर SLR कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई अपना मेरे पास बोला गया था मुझे 25 रुपए अपने पास रखो, आप बोला नहीं 25 नहीं 15 ही रखो, 10 रुपए फ्री हो गए, अभी 10 रुपए लोन में जाएंगे, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? अगर CRR कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? और अगर CRR बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है, ये NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। ये बैंक है, बैंक के कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटी है ना। अभी आप पढ़ते होगे अकाउंट्स में लायबिलिटी एसेट्स वगैरह, है ना, पढ़ोगे। लायबिलिटी का मतलब आपके ऊपर किसी का पैसा आपको देना है, वो लायबिलिटी है आपकी, किसी और का पैसा, लोन है या कुछ है जो भी है। और एसेट है जो आपकी संपत्ति अपनी है। अब मुझे बताओ, जो पैसा आपने लोन में उठाया बैंक से, वो आपका पैसा है कि बैंक का है? बैंक का है। जो लोन से आपने उठाया वो बैंक का पैसा, कल को वापस देना है, तो जो लोन है वो बैंक का एसेट है, क्योंकि उसको पैसा कमाएगा। आपको लोन दिया है, आप उसे इंटरेस्ट रेट दे रहे हो और पूरा अमाउंट भी दोगे, तो क्या है? एसेट है, उससे पैसा कमा रहा है। और जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग्स में, करंट में, FD में, वो क्या है? वो लायबिलिटी, क्योंकि जब भी हम मांगेंगे बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो सेविंग्स, करंट वगैरह में जो पड़ा हुआ है वो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी दो किस्म की होती है, एक होती है डिमांड लायबिलिटी, एक होती है टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक को ऑन डिमांड देना पड़ेगा। आपका पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ है, जब चाहो तब निकाल सकते हो, जब चाहो तब UPI पैसे पे कर सकते हो, जब चाहो तब उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बैंक आपको कभी नहीं रोक सकता कि सर आज मत निकालना। एक तो ये पैसा हो गया। एक पैसा हो गया वो पैसा जो FD में पड़ा हुआ है। जो पैसा FD में पड़ा हुआ है वो 6 महीने बाद ही निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं, है ना। तो जो पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ है वो आ गया डिमांड, ऑन डिमांड देना पड़ेगा। और टाइम में कौन सा है? FD। ये 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद ही निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड कर देते हो तो उसको बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो जो पैसा बैंक के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है हमारा, सेविंग्स में, और जो पैसा बैंक ने FD करवाया हुआ लोगों का, उसी पैसे को तो वो लोन देते हैं, उसमें से कुछ परसेंट SLR में डालना है, यानी सेल्फ के पास अपने गुल्लक में, और कुछ पैसा CRR में डालना है। अभी आई थिंक ये 18% चल रहा है SLR, तो हर NDTL के 100 रुपए में से 18 रुपए जाएगा SLR में, और CRR 3 रुपए चल रहा है।
यानी हर 100 रुपए में से 21 रुपए फंस जाएगा, बाकी आप लोन दे सकते हैं। अब जब भी आरबीआई चाहे तो एसएलआर को कम करके मनी सप्लाई बढ़ा दे, या फिर एसएलआर को बढ़ा के मनी सप्लाई कम कर दे, या फिर सीआरआर को घटा के मनी सप्लाई बढ़ा दे, या फिर सीआरआर को बढ़ा के मनी सप्लाई कम कर दे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ऑल वेल, आगे बढ़े। अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है इंटरेस्ट घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा, ना ही गुल्लक में चेंजेस हो रही है। मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताई थी, गवर्नमेंट बहुत मास लेवल पे सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। ये है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप मुझे बताओ, जब मैं मार्केट से कोई चीज बाई कर रहा हूं तो मार्केट में देख क्या रहा हूं? मनी। जब मैं मार्केट से कोई चीज बाई करता हूं उनको क्या देता हूं? मनी। जब गवर्नमेंट लाखों करोड़ों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है तो देख क्या रही है? पैसा। यानी मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ रहा है ना भाई। मैं आप सभी को बोल रहा हूं, मैं आप सबसे ये कॉपियां अभी अभी के अभी खरीदना चाहता हूं। लाओ, अभी इस मार्केट में जितना भी पैसा है आपकी जेब में, लेट्स से 1000 रुपए है, उनके 500 रुपए, उनके 200 रुपए, करते करते जो भी लेट्स से 5000 पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है। मैंने आपसे हर किसी से आपकी कॉपी खरीद ली 1000 रुपए की, 1 2 3 4 5 6 7 करते मान लो 10,000 एकदम से मार्केट में पड़ गया। तो जब भी मैं सिक्योरिटी बाई करूंगा मार्केट से, दूंगा क्या? सप्लाई बढ़ जाएगा। ऐसे कर लो कि सिक्योरिटी आएगी गवर्नमेंट के पास, इसको रुको, गवर्नमेंट मार्केट, गवर्नमेंट ने मनी दिया और सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है। और अगर मार्केट से गवर्नमेंट ने पैसे लेने हैं, वापस निकालने हैं, 2 सेकंड होल्ड। और अगर मार्केट से गवर्नमेंट ने पैसा खींच लेना है कि अभी तो मैं बाई करके दे रहा हूं, खींच लेना है, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करूंगा। तो मार्केट में मैं सेल करूंगा सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी मार्केट को, सेल करेगी और क्या ले जाएगी? मनी। यानी इस केस में मनी सप्लाई को क्या हो रहा है? बढ़ रही है। इस केस में मनी सप्लाई को क्या हो रहा है? घट रही है। मैं गवर्नमेंट हूं, ये मार्केट है, मैं चाहता हूं कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, तो मैं अनाउंस करता हूं जिसके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है वो आके मुझे बेच दे, मैं बड़े अच्छे दाम दूंगा। हर बंदा आके गवर्नमेंट को सिक्योरिटी दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या दे रही है? मनी दे रहा है, तो मनी सप्लाई पे क्या पड़ेगा? मार्केट में बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना पीस ऑफ पेपर, बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैंने समझाया तो सही, पीस ऑफ पेपर होगा। आज जाओ आप किसी भी ऐप पे सर्च करो गवर्नमेंट बॉन्ड, 100 200 500 1000 का मिल जाएगा। मान लो आप फॉर एग्जांपल कभी आप कोर्ट जाते हो तो वहां पे स्टैंप पेपर लेते हो ना, बस वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, वो तो आप फीस दे रहे हो, सरकारी दस्तावेज बनाने की फीस दे रहे हो। वो मैं कह रहा हूं वैसे ही पीस ऑफ पेपर होता है वो।
जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे वैसे आप सरकार सिक्योरिटी खरीद सकते हो। समझे बात को? तो अब इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि यार मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो कौन बोलते भाई मैंने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी लॉन्च की है, ये 90 रुपए की दे रहा हूँ, 100 रुपए की 90 रुपए की दूंगा, खरीद लो आज ही उससे। हर बंदा बोलेगा तो सही है, 10% का फायदा है, फटाफट उससे खरीद लेंगे, मुझे अपना पैसा दे देंगे, तो मार्केट से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं सेल कर रहा हूं ना कोई चीज, तो मुझे पैसे दोगे ना, ठीक है? तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर है? तो समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव टूल। कल हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल। अच्छे से समझ में आया? ठीक है। अच्छा, कल से आपकी अकाउंट से क्लास हो जाएगी मर्ज, क्योंकि अब अकाउंट से बराबर पहुंच गया आप। तो आपको मॉर्निंग में आना है, मॉर्निंग में नहीं, 12 बजे आ सकते हो आप। है किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो कल आपको क्लास टाइमिंग पता चल जाएगी। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? आप हैं टेलीग्राम ग्रुप में? आप भी नहीं है? अभी आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मुझसे ले जाना, ठीक है? तो उसमें क्लास टाइमिंग आ जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ गया? कोई सवाल पूछना है? हम्म। नहीं देगा ना, तभी तो मैंने बताया, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई देखो ना क्या होगी। रिवर्स रेपो रेट कम, मनी सप्लाई भर जाएगी, यानी अब बैंक आरबीआई को पैसे दे ही नहीं रहा, लोगों को दे रहा है। क्लियर है? अब समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, काफी है। ओके, थैंक यू। क्लास टाइमिंग शायद आपकी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा।